नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं पर विचार करें। देखिए, कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती कि वह विधायिका के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का चयन करे। ठीक है, बाध्यता नहीं होती, ये स्टेटमेंट भी सही है। सत्य वाला पूछा था, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। दोनों ही सही हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित संघीय विशेषताओं पर विचार करें। देखिए, कानून बनाना, कर वसूलना और प्रशासन के अलग अलग क्षेत्राधिकार संघीय विशेषताओं में आते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। ठीक, ये दोनों ही हैं संघीय विशेषताओं का पार्ट, और सत्य वाला इसमें पूछा है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था, तो ये गलत है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का फीचर है ये कि पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही हैं जो ये रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड है ना, 1773 वाले। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, उसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। ठीक, तो ये देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि 1833 का चार्टर एक्ट था जिसके बाद चाय के व्यापारिक अधिकार को खोया था। और 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, उसके बाद कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करना रह गया। ठीक है, तो ये वाला सही है, पहला गलत, दूसरा सही। सत्य वाला पूछा है, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। जर्मनी से लिया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक, तो ये जर्मनी का है। दूसरा आयरलैंड हो गया, उससे लिया है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी सही है। और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फीचर कहाँ से लिया है, यूएसए से। ठीक, तीनों याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अवयव हैं जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हैं। देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये मूल ढांचे से संबंध है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिकली आपको बताना है बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट कौन से है। कल्याणकारी राज, वेलफेयर स्टेट भी है। भारत का पंथ निरपेक्ष चरित्र, ये भी है। और संविधान की सर्वोच्चता, ये भी है। ठीक है, तो चारों ही है जो वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, प्रस्तावना ना तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, प्रस्तावना के प्रावधान है जो न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ऐसे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप न्यायालय नहीं जा सकते, तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें पूछा है, आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक, अगला देखिए, केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक पीठ ने प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल को संविधान का पार्ट नहीं माना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान का पार्ट उसमें माना है। ठीक है, और दूसरा, केशवानंद भारती के मामले में जो आर्टिकल 368 के तहत है, इसे संशोधनीय भी माना है। ठीक है, तो प्रियम्बल को संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर, सॉरी, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला यहाँ पर सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, कौन सी जोड़ी सही है। नए राज्यों के प्रवेश का गठन, आर्टिकल 2 बिल्कुल सही। और नए राज्यों के निर्माण की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों का परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 में, ये भी सही। और भारत है जो वो राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 में लिखा है, ये भी सही है ना। तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन विधेयक है, ये याद रखिएगा, कुछ जो अभी रिसेंट में हुए हैं, तो इसकी डेट है 31 अक्टूबर 2019। ठीक, और दादर नगर हवेली वाला है, उसकी डेट है 26 जनवरी 2020। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सत्य वाला पूछा था, आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला देखिए, एकल नागरिकता का प्रावधान है जो वो कनाडा से लिया गया है, गलत।
क्योंकि वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से। और राज्यों को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि राज्यों को कहाँ है, वो संसद को प्राप्त है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर गलत है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, संसद को अनुच्छेद 9 के तहत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 9 नहीं है, आर्टिकल 11 है वो, ठीक। और इस संबंध में संविधान में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। ये बात सही है कि जो प्रॉपर प्रोविजंस जो है डिटेल में वो नहीं दिए गए हैं, तो सत्य वाला इसमें पूछा है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, ठीक। ये स्टेटमेंट किसका है, जॉन रॉल्स का है, जेएस मिल का है, भीमराव अंबेडकर का है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये स्टेटमेंट है आपका जॉन रॉल्स का, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अधिकार शब्द है जो, उससे संबंधित कथनों पर विचार करें। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों के अलावा सबके हितों के बारे में सोचें, तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक। दूसरा देखिए, अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि हम दूसरों के अधिकार का भी सम्मान करें, ये भी सही है, नहीं। फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी बातें हमें समझ आती हैं, तो ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है, आंसर इसका सत्य है, तो दोनों ही हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। संसद द्वारा पारित स्थायी विधियां, सही है। ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति वाला, ये भी आता है। और गैर विधायी स्रोत हैं जो, वो भी इसमें आते हैं, ठीक है, लीगल सोर्सेस। तीनों ही आर्टिकल 13 का पार्ट है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है ये घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं जो वो अमान्य होंगी। 12, 13, 14, 15, तो वो है आर्टिकल 13, ठीक है। आपको 13 को ज़रा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपको इसमें दो चीज़ें मिलेंगी, इनको दोनों के नाम याद रखिएगा। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, ठीक। तो इसमें क्या है कि जो पहले से चले आ रहे हैं जो नियम, ठीक है, संविधान बनने से पहले से, ठीक है, तो उसमें से कोई ऐसा नियम जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या हनन करता है उसका, तो उनको खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो तो इसमें आ जाएगा। इसके बाद जो संविधान बनने के बाद नियम या नियम का कोई भी नया आर्टिकल आया, कोई भी नया नियम बना, तो उसका कोई भी ऐसा हिस्सा जो संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, सॉरी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, तो वो अमान्य कर दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक। तो ये लॉ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के अंदर आएगा आर्टिकल 13 में, ठीक है। तो इसका आप अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए सेक्शन 66 एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आईटी एक्ट का, ठीक है, जिसमें कि आईटी एक्ट में प्रॉब्लम नहीं थी पूरे, लेकिन सेक्शन 66 था जो, उसमें प्रॉब्लम थी, तो जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 13 आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। 51 में क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक। तो अगर नाम भी पता है इसका, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वाला है ये आर्टिकल। तो अगर ये नाम पता है तो देखिए इंटरनेशनल का मुद्दा है, ठीक, नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोनों तो होंगे होंगे। तो तीसरा पढ़ लीजिए, राज्यों के मध्य न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, ठीक। तो ये भी इसी का पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि भी इसी का पार्ट है, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना भी इसी का पार्ट है, ठीक। तो तीनों ही यहाँ पर पार्ट है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अनुच्छेद 39 लैंगिक समानता को स्थापित करना, जेंडर इक्वेलिटी, बिल्कुल सही है, ठीक। आर्टिकल 50 ग्राम पंचायत, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो आर्टिकल 40 है, ठीक। और आर्टिकल 51 आपका अभी डिस्कस किया हमने, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक। तो ये सही है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। दूसरा गलत। निम्नलिखित में से मूल कर्तव्यों को पहचानें। देखिए, संविधान का पालन करें एवं उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक। तीनों ही यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, ठीक। और आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। पढ़ लीजिएगा एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज को, डीपीएसपी की पूरी लिस्ट को, ठीक। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में संबंध में विचार करें। देखिए, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में आर्टिकल 51 में जोड़ा गया।
तो देखिए ये स्टेटमेंट है गलत। क्यों गलत है? दो वजह से। एक तो ये 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया, ठीक, और दूसरा आर्टिकल कौन सा है इसका? 51A, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके अलावा जब ये जोड़ा गया था तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है, और फिर 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है वो बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुई है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा। अच्छा, यही दूसरा क्वेश्चन भी यही है। देखिए 11वीं मूल कर्तव्य को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया था, ठीक। तो ये वाला सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 244 के भाग 8 में अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। तो वो भाग 8 नहीं है, भाग पार्ट 10 है, ठीक है। ये गलत हो गया। दूसरा, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है जो वो राज्यपाल के पास नहीं है, किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, ठीक। तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे, आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखिए, संविधान में कहा संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान है? भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 80, 52 से 78, 78 से 122 और 124 से 147। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 78, ठीक, आंसर बी। अगला देखिए, अनुच्छेद 242 का सेकंड पार्ट है जो उसके अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं जिससे वो उचित समझे परामर्श करना, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षरित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कोरम पूरा ना होने की दशा में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरी करता है तो उससे अनुरोध किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रावधान है जो कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 2, 126, 127, 128 या 129 में। तो ये चीज़ लिखी कोरम से रिलेटेड है जो वो है आपका 127, ठीक है। इसमें क्या है कि भारत के जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, ठीक है, और रिलेटेड जो भी आपका हाई कोर्ट होगा, ठीक है, उसके जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे परामर्श करने के बाद किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने, मतलब ऐसा जज जो उसकी एलिजिबिलिटी रखता हो, उसके आधार पर अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? 80 है जो राज्यसभा से संबंधित है, 81 लोकसभा और 85 है जो लोकसभा के सत्र से, ठीक। तीनों यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अनुच्छेद 83 का फर्स्ट पार्ट है जो उसके अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है ना, वो राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती है, डिसॉल्व भी नहीं होती, ठीक है। अब राज्यसभा में 1/3 सदस्य है जो प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब इनका रिटायरमेंट होता है। तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि हर वर्ष लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष, ठीक। तो प्रत्येक वर्ष नहीं है, हर सेकेंड ईयर में, हर दूसरे वर्ष। तो इसलिए ये वाला गलत, पहला वाला यहाँ पर सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह विषय जो 7वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक, उनमें अनुच्छेद 246 में अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा कि अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेजिड्यूरी पावर हैं जो वो आर्टिकल 248 में दी गई हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 7वीं अनुसूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को, ठीक। ये वाला सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, संविधान के कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो उनमें विधि निर्माण के विषयों को वर्गीकृत किया गया है, ठीक। तो ये है आर्टिकल 246, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र यानी कि यूटी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है तथा राज्यपाल के समान राज्य का प्रमुख नहीं होता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, सत्य वाला पूछा था, आंसर बी सी हो जाएगा इसका, है ना, दोनों ही सही। अगला देखिए, एक राज्य का गवर्नर है, उसको आसपास के जो यूटीज हैं उनमें प्रशासक के रूप में कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है, विधानसभा करती है, न्यायाधीश करता है या संसद करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति, ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975
उसमें सिक्किम को भारत का संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। सही स्टेटमेंट है। और आपका जो इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया था जिसका नाम है 371, कौन सा? चा, ठीक है, ना कि छा, यहाँ पे छा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि सिक्किम को संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, तो चा में दिए गए हैं, ना कि छा में। और छा में क्या दिया गया है? छा में दिया है मिजोरम के बारे में, ठीक, मिजोरम। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए 371C, ये आंध्र प्रदेश के साथ नहीं है, वो है आपका मणिपुर के साथ, ठीक, मणिपुर। और जो आंध्र प्रदेश है वो क्या है? वो है डी, ठीक, 371D। और 371 क्या है? महाराष्ट्र, ये सही है। और ए क्या है? नागालैंड, ये भी सही है, ठीक। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएंगे, पहला वाला गलत है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है? उर्दू शामिल है, डोगरी शामिल है, बिहारी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, ठीक। तो पहला और दूसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 था, उसमें सिंधी को जोड़ा गया था, ये भी सही। कोनकरी, मणिपुरी और नेपाली, इसको 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया, ठीक। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों को जोड़ा गया था, ठीक है। ये अपने आप में चारों ही अलग से सेपरेट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, और ये सारे ही पूछे जा चुके हैं। तो आप इनको याद कर लीजिएगा एक बार कि कौन सा किसमें जोड़ा गया, इसको बस घुमा घुमा करके अलग अलग भाषा में पूछा जाता है, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा है जो निम्नलिखित में से किसके दौरान हो सकती है? युद्ध के दौरान हो सकती है, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य युद्ध, बाहरी युद्ध हो जाए कोई तो उससे हो सकती है, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन से हो सकती है, आंतरिक अशांति। ये वाला फैक्टर्स हटा दिया गया था आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। और इसकी जगह पर ही ये आर्म्ड रिबेलियन लाया गया था, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था ये बड़ा ही व्यापक टाइप का था और जिसका काफी मिसयूज देखा गया है पास्ट में, ठीक है। तो उसको हटा करके आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को इंक्लूड किया गया था। तो ये 3 होंगे यहाँ पर, 1, 2 and 3, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 352 है जो उसको राष्ट्रीय आपात कहे जाने का एक प्रचलन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और क्या लिखा हुआ है वहाँ पर 352 में? अंदर 352 में लिखा है कि युद्ध के, और अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, युद्ध हो गया है ना, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया और इसके अलावा आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तो ऐसे केसेस में 352 लागू हो जाती है, ठीक है। तो आपातकाल जो लगता है, तो उसमें नेशनल इमरजेंसी शब्द को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा, कैबिनेट शब्द है जो, इसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है पूरे संविधान में, वो भी अनुच्छेद 352 में। बाकी हर जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही मिलेगा आपको, सिर्फ 352 में एक जगह कैबिनेट मिलेगा। तो ये वाला भी सही है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, तीनों ही सही है। अगला देखिए, 6वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। तो ये इसलिए गलत है स्टेटमेंट आपका क्योंकि ये 5th शेड्यूल में आएगा, 5th शेड्यूल, ठीक। और 5वीं शेड्यूल के तहत राज्यपाल जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद का गठन करते हैं। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये 6th शेड्यूल का पार्ट है, ठीक। दोनों ही आपस में इंटरचेंज है। तो ये सत्य वाला पूछा था, आंसर हो जाएगा इसका डी, दोनों ही गलत है यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन है, सही है। 6वीं अनुसूची के मामले में राज्य को कार्यकारी अधिकारी होता है, राज्य उसका कार्यकारी अधिकारी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक। तो सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक, दोनों। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैग अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? राज्यपाल को, ठीक। मतलब या अगर स्टेट की बात करें तो राज्यपाल को और संसद की बात करें तो प्रेसिडेंट को, ठीक। उसके बाद राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानमंडल में सौंपते हैं, सही है। और उसके बाद फिर विधानमंडल से रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंपा जाता है, ठीक। और फिर ये निष्कर्ष निकालती है, फिर फाइनली वो पेश होती है, ठीक। तो यही उसका प्रोसेस है। तो आंसर इसमें हो जाएगा डी, तीनों ही यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला देखिए, अनुच्छेद, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियों की का प्रावधान दिया है? 149, 249, 349 और 350। तो वो दिया है आपका आर्टिकल 149 में, ठीक। आंसर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना ही
पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। बिल्कुल सही है, डिसेंट्रलाइजेशन इसका मेन उद्देश्य है। ठीक, दूसरा देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतंत्र को स्थानीय स्तर पर लागू किया गया, जिससे भारत में थ्री टियर सिस्टम ठीक स्टार्ट हो गया ना, त्रिस्तरीय व्यवस्था हुई। तो ये भी सही है, दोनों यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्थानीय शासन के संबंध में विचार करें। देखिए, गांव व जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और जो थंगन कमेटी बनी थी 1989 में, ये भी याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में कभी पूछ लें, 1989 में थंगन कमेटी बनी थी, जो उसकी सिफारिश थी, जिसने कहा था कि आपका जो स्थानीय शासन है, व्यवस्था है, इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और फिर जाकर के 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये दर्जा मिला, और म्यूनसिपैलिटी वाला 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993। ठीक, तो ये दोनों ही सही है। सत्य वाला पूछा, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, सेवा में वर्गीकरण हो गया, आपका वेतन हो गया, सेवाओं में स्थिति हो गई, सेवाओं की स्थिति, काडर प्रबंधन हो गया, है ना, प्रशिक्षण हो गया। इन सब मुद्दों पे कौन देखता है? यूपीएससी देखता है, आपका कार्मिक विभाग देखता है। इनमें से दोनों देखते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग है जो, वो इन सब मुद्दों को देखता है। आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रपति यूपीएससी के दायरे से किसी पद को, सेवा को या विषय को हटा सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, राष्ट्रपति, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ऑल इंडिया सर्विसेज, आपका केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियम बना सकता है, जिसके लिए यूपीएससी से परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें बस एक बात याद रखनी है कि इस तरह के नियम को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन तक के लिए संसद में रखना होता है। ठीक है, उसके बाद ही ये अमल में आता है। ठीक, तो सत्य वाला पूछा था, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, 10वीं अनुसूची के तहत जो सस्पेंशन का मामला होता है, उनको निपटारा है जो निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा में करते हैं, और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा में करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति उसमें नहीं करते हैं। तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित कथनों पर विचार करें। किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि पीठासीन अधिकारी चुना जाता है, तो वह स्वैच्छिक रूप से दल से बाहर चला जाएगा और कार्यालय समाप्ति के पुनः बाद अपने दल को सदस्य, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि जैसे कोई भी पार्टी है, उस पार्टी में से एक सदस्य होगा जिसको अध्यक्ष चुना जाता है ना, स्पीकर चुना जाता है। अब वो अध्यक्ष उस पार्टी को छोड़ता है और अपना पद ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इस चीज को, इस प्रोसेस को एंटी डिफेक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जब वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा तो वापस से उस पार्टी का मेंबर बन जाएगा। अगर इन केस उसने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पर वो एंटी डिफेक्शन में काउंट हो जाएगा। ठीक, तो यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। दूसरा देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का ऐसा करना दल बदल कानून के अंतर्गत असंवैधानिक नहीं है। ठीक, वही जो अभी बात की हमने। ठीक है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से संबंधित है? ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 बिल्कुल सही, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 ये भी सही, 92nd अमेंडमेंट एक्ट ये नहीं है। ठीक है, दोनों में ही, पहले वाले में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, दूसरे में इसको और ज़्यादा सशक्त बनाया गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां हैं जो निर्वाचन सुधारों से संबंधित है? इंद्रजीत गुप्ता समिति भी है, जयप्रकाश नारायण समिति भी इसी संबंधित है, बलवंत राय मेहता है, वो आपकी पीआरआई से संबंधित है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जाते हैं? नए राज्यों को प्रवेश और स्थापना साधारण बहुमत से होता है, सही है स्टेटमेंट, है ना। दूसरा देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपके स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, और राज्यों के जो विधान परिषदों का सृजन है, ये आपका सिंपल मेजोरिटी से होता है। तो 1 और 3 यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हैं जो विशेष बहुमत, मतलब स्पेशल मेजोरिटी प्लस राज्य के आधे 50% राज्यों के कंसेंट से पारित किए जाते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, नीति निर्देशक तत्व भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है और इसकी प्रक्रिया है, ये आपका जो है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो तीसरा वाला यहाँ पर सही है, पहला दूसरा गलत है। ठीक, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना कमेंट हमें स्कोर के माध्यम से बताइए। अब
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।